नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मूड मीटर की पहली स्टोरी आज हम नागपुर हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन पर एक बड़ा खुलासा करेंगे और दूसरी स्टोरी में आपको बताऊंगा कि मेरठ की कातिल मुस्कान ने कैसे पति के टुकड़े टुकड़े किए और आखिर में आपको बिहार विधानसभा की खबर दिखाऊंगा जहां आज सीएम नीतीश कुमार ने मोबाइल फोन पर गजब का ज्ञान दे दिया। लेकिन सबसे पहले नागपुर दंगे में बांग्लादेशी टूल किट पर एक बड़ा खुलासा। तो नागपुर में भड़की हिंसा सुनियोजित साजिश थी और नागपुर में हिंसा भड़काने के लिए पूरी प्लानिंग रची गई थी। नागपुर में हिंसा भड़काने के लिए भाड़े के दंगाई बुलवाए गए थे। नागपुर में कट्टरपंथियों की भीड़ को हिंदुओं पर हमले के लिए उकसाया गया था। पुलिस वालों को मार डालने का ऑर्डर दिया गया था और ये सब खुलासे तो पुलिस पहले ही कर चुकी है, लेकिन अब आपके सामने नागपुर हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन पर एक बड़ा और एक एक्सक्लूसिव खुलासा करने जा रहा हूं मैं। नागपुर में हुए दंगे बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथियों ने भड़काए। बांग्लादेश में बैठी कट्टरपंथियों की फौज ने भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट करके दंगा भड़काया और बांग्लादेश से सोशल मीडिया पर बाकायदा मुहिम चलाकर नागपुर के मुसलमानों को हिंसा के लिए उकसाया गया। नागपुर में हिंसा के बाद भी बांग्लादेश से कई भड़काऊ पोस्ट किए गए। नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने नागपुर दंगे से जुड़े बांग्लादेशी कनेक्शन पर जबरदस्त एक्शन भी किया और जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप यह समझिए कि पुलिस को नागपुर हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन का पता कैसे चला। तो दरअसल नागपुर पुलिस ने जब दंगे के मुख्य आरोपी फहीम खान की फेसबुक आईडी को चेक किया तो पता चला कि उसने कई बांग्लादेशी अकाउंट्स को फॉलो किया हुआ है और इससे आशंका जताई जा रही थी कि इस हिंसा के पीछे बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों का हाथ हो सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस ने जब इस जांच को आगे बढ़ाया और जांच का दायरा जब आगे बढ़ा तो पता चला कि नागपुर हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर कई नए फेसबुक पेज बनाए गए और जिनसे कि भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं। पुलिस को ऐसे कई फर्जी अकाउंट्स भी मिले जो दंगे को बढ़ाने और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक फेसबुक पेज नवाज खान पठान के नाम से चल रहा था, जिससे एक पोस्ट की गई और उसमें लिखा गया कि रो मत, ये हमारा समय है, अभी तो सिर्फ अटैक किया है, अगली बार तुम्हारे घर की औरतों को उठा ले जाएंगे और रेडी रखना अपने घर की औरतों को। सोचिए, इस तरह की बेशर्म और भड़काऊ पोस्ट इस तरीके से किए जा रहे थे बहुत सारे हैंडल्स से। तो इस पोस्ट में एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में कट्टरपंथी भारतीयों को अपमानित करने के लिए करते। पुलिस ने वेरीफाई किया कि हिंसा भड़काने वाला ये पोस्ट कहां से किया गया है तो पता चला ये पोस्ट बांग्लादेश से किया गया। अब एक और पोस्ट देखिए, इसमें तौसीफ खान अशरफी नाम से एक शख्स ने मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया और उसमें उसने अपने पोस्ट में उसने ये कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों ने मान लिया लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा और अब दंगा होकर रहेगा। तो आप सोचिए कि किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए आग में घी डालने का काम हुआ है। मिस सिद्दीकी नाम से फेसबुक हैंडल से नागपुर के मुसलमानों को भी भड़काने वाला पोस्ट किया गया और उसको भी जरा देखिए कि उसमें क्या लिखा गया। इसमें मुसलमानों से कहा गया कि ये हमारी इज्जत और ईमान पर वार है और हम वक्त आ गया है जब इसका जवाब दें। पुलिस के मुताबिक ये पोस्ट नागपुर हिंसा भड़कने से पहले का है। एक और भड़काऊ पोस्ट टाइम्स नाउ नवभारत को मिला है और जिसमें कि लिखा गया है और जो कि पहले यह भी हिंसा भड़कने से पहले ही किया गया था, जिसमें पवित्र चादर को लेकर अफवाह फैलाई गई। शोएब खान नाम के शख्स ने लिखा कि दरगाहों में चढ़ने वाली चादर पे लिखी आयतों और अल्लाह के नाम को जलाया और रौंदा जा रहा है और इसी अफवाह के बाद नागपुर में मुसलमानों की भीड़ ने हिंदुओं पर हमले शुरू कर दिए। तो ये तो सिर्फ कुछ भड़काऊ पोस्ट की बात है जिसके जरिए नागपुर हिंसा की एक तरीके से आग में पेट्रोल डालने का काम किया गया। नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने एक और बांग्लादेशी फेसबुक अकाउंट की पहचान की है
जिसने नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की धमकी दी। और इस पोस्ट में लिखा गया था कि सोमवार के दंगे तो सिर्फ एक छोटी घटना थी, भविष्य में और बड़े दंगे होंगे। पुलिस को ऐसे पोस्ट मिले हैं जिसमें कि सर तन से जुदा करने वाले जो कमेंट हैं वो भी उसमें लिखे गए। लेकिन नागपुर में हिंसा भड़कने से पहले और उसके बाद भी भड़काऊ पोस्ट सिर्फ बांग्लादेश से ही नहीं किए जा रहे थे, बल्कि भारत में हिंदू विरोधी इकोसिस्टम नागपुर के मुसलमानों को भड़काने में जोर शोर से जुटा हुआ। नागपुर साइबर सेल ने अब तक 126 ऐसे पोस्ट की पहचान की है जो झूठी जानकारी फैला रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म पर कुल 144 आपत्तिजनक लिंक पाए गए और इन अकाउंट्स के जरिए नागपुर हिंसा के वीडियो पोस्ट करके हिंदुओं के खिलाफ उन्हें भड़काया जा रहा। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया ऐसा ही एक भड़काऊ वीडियो भी आपको मैं दिखाता हूं। इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो नागपुर में हिंसा भड़कने से ठीक पहले पोस्ट किया गया था, जिसमें नागपुर महाल के उसी इलाके में मुस्लिमों की भीड़ दिख रही है जहां दंगे भड़के। इस वीडियो को पोस्ट करके मुसलमानों को नागपुर महाल इलाके में पहुंचने के लिए उकसाया गया। आप सुनिए नागपुर पुलिस की साइबर सेल के कमिश्नर क्या कह रहे हैं। फहीम खान भी उसमें आरोपी है और उसका सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल था कि जो ये जो औरंगजेब के खिलाफ में प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट को उसने कटिंग करके मॉडिफाई करके क्लिप बना के अपने सोशल मीडिया पे डाला और उसको सभी लोगों में स्प्रेड किया, जिसकी वजह से ये बाद में वायलेंस हुआ। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो 30/25 है, जिसमें वायलेंस जो हुआ दो समुदाय के बीच में और पुलिस के विरोध में, उसके साथ में उन्होंने अलग अलग प्रकार के कमेंट्स किए, जैसे कि अल्लाहू अकबर, सर तन से जुदा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हुआ है सही हुआ है, सभी जगह होना चाहिए। तो उस प्रकार से इन्होंने उसको प्रमोट किया और इन सबवर्सिव एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपील किया। देश के बाहर के भी हैं, बांग्लादेश का जिक्र बार बार आ रहा है। प्रोफाइल में ऐसा लिखा है उसके, जैसे एक प्रोफाइल में लोकेशन ऐसा डाला हुआ है। अभी सबसे पहले ये जितने भी हैंडल्स हैं उनका जब आइडेंटिटी मिल जाएगा कि सही में कौन लोग हैं, उनको अरेस्ट करने के बाद उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त की जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त करने के बाद फिर उसमें स्टडी किया जाएगा कि वो फाइनेंशियली वो कहां से उनके बैंक अकाउंट में पैसे आए। तो इसमें 50 से प्लस तो लोग हमने इसमें एफआईआर में डाले हैं, 230 प्लस ऐसे पोस्ट हमको मिले हैं। इससे रिलेटेड उसमें वो फेक अकाउंट है या फिर रियल अकाउंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रियल अकाउंट भी हैं जो क्लियरली उसमें एस्टेब्लिश हो रहा है। तो अब नागपुर पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नागपुर में हिंसा भड़काने वालों पर तो एक्शन ले ही रही है और बांग्लादेशी कनेक्शन की भी जांच कर रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, इन पर एक्शन कब होगा जो खुलेआम सड़क से लेकर संसद तक नागपुर हिंसा को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को कि कैसे नागपुर हिंसा पर मुसलमानों को भड़काने वाला बयान दे रहे हैं। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। तो सुना आपने, ओवैसी वो नेता हैं जिनके बयान का असर किसी सोशल मीडिया पोस्ट से कहीं ज्यादा होता है, लेकिन ओवैसी भी नागपुर में हिंसा भड़काने वाली टूल किट का हिस्सा बन गए। ओवैसी भी उसी अफवाह को हवा दे रहे हैं कि धार्मिक चादर जलाई गई, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो विधानसभा में बयान दे चुके हैं कि चादर जलाने वाली बात झूठ है, सरासर गलत है और उस पर किसी तरह की कोई आयत नहीं लिखी गई। देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि सरकार ने प्रदर्शन में इस्तेमाल हरी चादर की जांच करवाई। जांच में पता चला कि जिस चादर को जलाया गया
उस पर कोई आयत नहीं लिखी हुई थी। इस बात का खुलासा करने के बाद फडणवीस दंगाइयों पर एकदम से आग बबूला है और यहां तक कह दिया है कि पुलिस पर हमला करने वालों को कब्र से भी खोद कर लाएंगे। एक बार सुनिए फडणवीस। पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही। तो एक बात तो साफ हो चुकी है, नागपुर में हिंसा के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए धार्मिक चादर जलाने वाली अफवाह फैलाई गई और हिंसा के दौरान भी भड़काऊ नारेबाजी की गई। कहा गया कि किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं है, जो साफ साफ इशारा करता है कि नागपुर के दंगे की पूरी प्लानिंग थी और एक बड़ी साजिश के तहत इस दंगे को अंजाम दिया गया। तो मूड मीटर में अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मेरठ की कत्ल की उस खौफनाक स्टोरी का, जिसकी डिटेल्स जैसे जैसे सामने आ रही है वैसे वैसे लोगों की हैरानी और गुस्सा दोनों बढ़ता है। सौरभ, मुस्कान और साहिल, ये तीनों नाम पिछले 3 दिन से सुर्खियों में। इनकी कहानी में प्यार, बेवफाई और फिर बेरहमी से कत्ल का वो खौफनाक ट्रायंगल है जो दुनिया को हैरान कर रही है। मेरठ के रहने वाले सौरभ के कत्ल के आरोप में उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल सलाखों के पीछे पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्लानिंग और जिस हैवानियत से इस मर्डर को अंजाम दिया उसे जानकर लोग हैरान भी हैं और गुस्से में। कल कोर्ट में पेशी के दौरान तो हालत यह हो गई थी कि वकीलों ने कोर्ट परिसर में ही आरोपी साहिल पर हमला बोल दिया। हर किसी के मन में यही सवाल है कि जिस सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज किया, उसके लिए घर वालों से नाता तक तोड़ लिया, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखा, उसी मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू कैसे उतार दिया? मुस्कान चाहती तो सौरभ को छोड़कर अपने प्रेमी साहिल के साथ रह सकती थी, वो सौरभ को तलाक दे सकती थी, फिर उसने बेरहमी से उसे मार क्यों दिया? इन सवालों के बीच एक और कहानी निकलकर सामने आ रही है जो कि बहुत चौंकाने वाली है। उस पर मैं बाद में बात करूंगा, पहले सौरभ हत्याकांड की टाइमलाइन आपको समझा दूं। तो पिछले 2 सालों से सौरभ लंदन में काम कर रहा है। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था, लेकिन जब नौकरी छूट गई तो लंदन के एक रेस्टोरेंट में वो काम करने लगा और इसी 24 फरवरी को मेरठ लौटा। अगले ही दिन यानी कि 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था और इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए खास तौर से वो लंदन से इंडिया आया और 28 फरवरी को यानी कि 3 दिन बाद ही उसकी 6 साल की बेटी का जन्मदिन। सौरभ ने दोनों का बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया। फिर क्या हुआ कि इसके 3 दिन बाद ही मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में जो बात सामने आई है, जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की हत्या 3 मार्च को देर रात की और उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए। दोनों ने सौरभ की बॉडी को ठिकाने लगाने का जो तरीका ढूंढा वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। 4 मार्च को मुस्कान एक बड़ा सा प्लास्टिक ड्रम खरीदकर बाजार से लाई और उसमें उसने सौरभ के बॉडी के टुकड़ों को भरा और फिर उसे सीमेंट का घोल बनाकर उसको पैक कर दिया, जमा दिया उसके भीतर। मुस्कान और साहिल ने इतनी विभत्स हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो कितने बेखौफ थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सौरभ की बॉडी को सीमेंट के घोल में पैक करने के बाद वो 5 मार्च को शिमला और मनाली घूमने निकल गए। उन्होंने वहां एक मंदिर में शादी की, हनीमून मनाया और सौरभ के ही पैसों से 12 दिनों तक शिमला घूमते रहे। असल में सौरभ का एक अकाउंट जिसमें कि कुछ गड़बड़ी आ गई थी, वो फ्रीज हो गया था, इसलिए उसने 1 लाख रुपए मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और उसी 1 लाख रुपए से मुस्कान साहिल के साथ शिमला और मनाली घूमने चली। 17 मार्च को जब मुस्कान वापस लौटी
तो उसने अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए अपनी मां के सामने झूठी कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। लेकिन सौरभ के कत्ल का राज बहुत जल्दी खुल गया। 18 तारीख के 12 बजे उसकी वीडियो कॉल आई मेरे पास कि मम्मी मैं आ गई हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, मेरी पीहू से बात करवा दो। उसकी बेटी है पीहू, मुस्कान की, उससे हमने बात करवाई। बात करते करते वो रोने लगी मुस्कान। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, तुम वहाँ पे घूमने गए थे या लड़ने गए थे? मुझे यही लगा शुरू से लड़ते हुए आ रहे हैं दोनों, सुबी सौरभ आपस में। होती हैं आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा नहीं कोई भयंकर वाली लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। मैंने कहा फिर तुम्हारी दोनों की कोई आपस में बहस हो गई है? कह रही हाँ मम्मी हुई है। मैंने कहा क्या बात है बताओ? कह रही मम्मी घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है घर आ जा। जब हमारी 12 बजे बात हो गई, उसके बाद ये 4 बजे आई है शाम को हमारे पास। 4 बजे आते ही मेरे से हग करा उन्होंने और खूब तेज तेज रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तू क्यों अपने मम्मी पापा की हालत बिगाड़ रही है, क्या हुआ बताओ? कह रही मम्मी सौरभ नहीं रहे। मैंने कहा तेरा दिमाग। तो इस हत्याकांड में अब चौंकाने वाली कड़ियां खुल रही और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक से एक बढ़कर चौंकाने वाली बातें निकल कर आ रही। अपने पति सौरभ की हत्या के लिए मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को राजी करने के लिए एक लंबा चक्रव्यूह रचा और कैसे कैसे उसने साहिल को इसके जाल में फंसाया और कैसे इस पूरे हत्याकांड को उसने अंजाम दिया, ये आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मुस्कान कई तरीके से साहिल के मन में ये बात बिठाने की कोशिश कर रही थी कि उसे सौरभ का वध करना है, हत्या नहीं वध करना है। और ऐसा साहिल की मर चुकी मां चाहती। असल में साहिल की मां की 16 साल पहले ही मौत हो गई, लेकिन मुस्कान ये बार बार ये बताने की कोशिश करती थी कि साहिल की मां उसके सपने में आती और वो इस बात के लिए उसे दबाव बना रही है, उस पर ये मैसेज दे रही है कि उन दोनों को मिलकर सौरभ को वध कर देना। मुस्कान ने इसके लिए स्नैपचैट के कई फर्जी मैसेज तैयार किए और महीनों तक उसे साहिल के पास भेजती रही, उस पर बात करती रही और साहिल को बताती रही कि उसकी मर चुकी मां कैसे उसे इसके संकेत दे रही। जरा सुनिए एक बार। मोबाइल फोन पे चैट्स, कुछ मैसेजेस भी आए थे। हाँ है। ये कितनी तारीख को आए थे? 6 मार्च से थे मेरे पास, मतलब मेरी जो बात हुई है। और वो जो चैट हुई है वो सूबी ही कर रही थी। अच्छा वही कर रही थी ये चैट। जब आप देखें ना, जब उसका डेथ टाइम जो आया है वो 4 मार्च आई है और चैट हमारे पास 6 मार्च से लेकर 13 या 14 के बाद तक है। तो फिर उससे अंदाजा लगा लेना आप। 13-14 के बाद तलक है। हाँ उसके बाद वो तो 13-14 के बाद तलक है। उसके मैसेज चैट करना सब कुछ करना वही कर रही थी। जब अंदेशा हुआ कि ऐसा गड़बड़ हो गया है कि उसकी बॉडी को ड्रम में हमें न्यूज मिली कि उसकी बॉडी ड्रम में है, तब हमने कंटिन्यू यकीन ना करते हुए हमने लगातार फोन मिला। तो साहिल के मन में मुस्कान की बातों का वहम किस कदर बैठा था, इसका इशारा उसके कमरे की दीवारें भी दी थी। नवभारत के रिपोर्टर ने साहिल के कमरे में जाकर देखा तो वहां दीवारों पर उस तरीके के चित्र बने मिले जिसका इस्तेमाल आत्माओं से संपर्क करने के लिए होता है तथाकथित तौर पर। जरा एक बार सुनिए, देखिए। साहिल के घर पर मौजूद हैं, हम उसके कमरे में चलते हैं और हम जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर जो तस्वीरें बनी थी, जो कमरे की हालत थी, उसको देखकर हम भी सन्न रह गए। सबसे पहले हम दीवारों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा शंकर भगवान का चित्र जो है वो उसने बनाया है, गणेश भगवान का चित्र है। और यहाँ पर जब हमारी नज़र इस तस्वीर पर पड़ती है तो ये तस्वीर आप देखिए, एक लड़की जो है वो किस तरीके से अकेले यहाँ पर बैठी हुई है, बाकायदा ऊपर दिल का निशान है जाहिर तौर पर। और यहाँ पर ये देखिए एक शख्स जो है वो चांद पर किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं आपको दीवार पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। तस्वीर पर जब हमारी नज़र पड़ी तो हम भी सन्न रह गए। ये तस्वीर आप देखिए, निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था, क्योंकि जिस तरीके से जांच के दौरान पुलिस की एक थ्योरी सामने आई, इस थ्योरी के अनुसार कहीं ना कहीं साहिल जो था वो अपनी
मृतक मां से बहुत ज्यादा उसका लगाव था और उसे इस तरीके से ये बताया गया कि उसकी मां जो है वो मुस्कान ने उसे बताया कि उसकी मां उससे बात करती है और वो उसे कुछ करने के लिए कहती हैं। तो आत्माएं बिल्लियों के जरिए अपना संदेश पहुंचाती है, ऐसी बातें खूब कही सुनी जाती है। आरोपी साहिल ने भी एक बिल्ली पाल रखी। सवाल यह भी है कि क्या यह बिल्ली भी साहिल को भरोसा दिलाने का जरिया थी और उसे मुस्कान ने ही उसे इस बात के लिए प्रेरित किया था कि वो बिल्ली पाले, और उसके जरिए वो साबित करने की कोशिश कर रही थी या उस तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी मां सपने में उससे बात करती। मुस्कान कितनी चालाकी से सौरभ के कत्ल की साजिश रच रही थी, इसकी एक और कड़ी खुल चुकी। मुस्कान ने नवंबर के आसपास खुद को डिप्रेशन का मरीज बताना शुरू कर दिया और उसने खुद को साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, अपने पर्चे पर नींद की गोलियां लिखवाई और आरोप यह है कि 3 मार्च की रात मुस्कान ने यही गोलियां सौरभ के खाने में मिला दी और फिर उसकी हत्या कर दी। नींद की गोलियां डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिल सकती, यह मुस्कान पहले से जानती थी और इसीलिए उसने अपने डिप्रेशन का बहाना बनाया और डॉक्टर की पर्ची पर उसने नींद की गोलियां लिखवाई। यह बात हत्या की प्लानिंग का एक सबूत बन सकती। अपने प्रेमी साहिल के मन में मर चुकी मां के संदेश का वहम भरना, खुद को डिप्रेशन का मरीज बताकर नींद की गोलियां जुटाना और फिर बेहोशी में डूबे सौरभ के सीने पर चाकू से खुद पहला वार करना, ये वो बातें हैं जो सवाल उठा रही है कि सौरभ के लिए मुस्कान के मन में इतनी नफरत आई कहां से। उसके पास सौरभ से तलाक लेने का रास्ता तो था ही। सौरभ के घर वाले इन्हीं बातों को उठा रहे हैं। इस हत्याकांड में मुस्कान के घर वालों की भूमिका की भी जांच हो रही है और इस सवाल पर मुस्कान की मां ने एक खुलासा किया। मुस्कान की मां ने दावा किया है कि साहिल ने मुस्कान को नशे की लत लगाई और उसी की वजह से मुस्कान उसके इतने करीब गई और फिर बात सौरभ की हत्या तक पहुंची। उसने हमें जब हमने सब उससे बात पूछी उसके बाद उसने हमसे ये कहा कि साहिल ने कहा था इससे कि अब तुम्हारे हस्बैंड आ गए हैं, अब तुम नशे नहीं कर सकती मेरे साथ। हमें ये भी बात उसने कल बताई है कि मम्मी मुझे 2 साल से नशे की आदत हो गई है बहुत ज़्यादा, मैं सबके बिना रह सकती हूँ, मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। आखिर वो कौन सा नशा था जिस नशे को वो कर रही थी, वो नशे की आदत उसको कैसे पड़ी? उस टाइम वो भी कल बहुत हालत खराब थी उसकी, उसने नाम वाम तो नहीं बताई होगा कि इंजेक्शन लेती थी, कुछ सिगरेट में पाउडर वाउडर लेती थी। हालांकि अब इस सवाल की भी जांच हो रही है, इस एंगल से भी जांच हो रही है कि मुस्कान को ड्रग एडिक्ट बताने का जो मकसद है कहीं उसके बचाव का रास्ता तलाशने जैसा तो नहीं है। ये वो बातें हैं जिसकी पुलिस जांच कर रही है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से इसमें परतें उधड़ती जा रही है, हर रोज एक तरीके से कुछ नए खुलासे हो रहे हैं, वो इस हत्याकांड को, इस जघन्य हत्याकांड को लेकर और भी लोगों को हैरान कर रही है। तो मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि आज सदन में फिर क्यों भड़क उठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपने इशारों वाली भाषा को लेकर ट्रेंड हो रहे हैं, लेकिन आज तो बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा बोल दिया कि लोग कहने लगे कि सुशासन बाबू आप इशारों में ही बात करिए तो अच्छा है, क्योंकि इशारों में बात करते हुए नीतीश कुमार जितने कूल नजर आते हैं, आज जब नीतीश कुमार बोले तो उतने ही नाराज नजर आए। दरअसल सदन में एक सदस्य के हाथ में मोबाइल फोन देखकर नीतीश कुमार का पारा हाई हो गया, लेकिन इस बार उन्होंने इशारों वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। नीतीश बाबू ने सदन के अंदर ही मोबाइल फोन बैन करने की मांग कर दी और इसकी जो वजह बताई वो किसी को आसानी से गले से नीचे नहीं उतर। आप एक बार सुनिए जरा। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से 10 साल में धरती खत्म हो जाएगी। एक बात तो हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा, आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा, ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है।
तो काहे करे चल रहा है? ये 5-6 साल से शुरू हुआ, इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते। अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है। आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मोबाइल फोन को लेकर ऐसा जबरदस्त ज्ञान दिया नीतीश बाबू ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट का माथा चकरा जाए सुन। खैर, इसमें मजे की बात और भी है। यह देखिए कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि मोबाइल फोन से 10 साल में धरती खत्म हो जाएगी, तब ठीक उनके पीछे एक महिला अधिकारी फोन पर बात कर रही थी, जिसे नीतीश कुमार मिस कर गए। अब नीतीश क्यों भड़के, अब जरा ये भी देखिए। दरअसल आरजेडी विधायक सुदय यादव सदन में मोबाइल देखकर खाद्य उपभोक्ता विभाग से जुड़ा कुछ सवाल पूछ रहे थे। तभी सीएम नीतीश कुमार खड़े हो गए और सदन में मोबाइल फोन लगाने पर या लाने पर आपत्ति जताने लगे और कहने लगे कि ये लोग मोबाइल लाकर उसमें सवाल पूछते। नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव ने भी तंज किया और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें कि उन्होंने लिखा कि माननीय श्री नीतीश कुमार, पर्यावरण के दृष्टिकोण से सदन को पेपरलेस बनाने की दिशा में प्रश्नों के ऑनलाइन उत्तर देने की व्यवस्था की गई। अगर किसी माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछना है तो उसे मोबाइल या टैब देखकर ही पूछना होगा, लेकिन बिहार के कंप्यूटर संबंधित निरक्षर मुख्यमंत्री को उससे भी दिक्कत। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी नीतीश कुमार पर हमला करने का कोई मौका चूकते नहीं, लेकिन आज बारी नीतीश कुमार की और राबड़ी देवी को उन्होंने जिस तरीके से घेरा, जरा एक बार सुनिए, वो भी कम रोचक नहीं है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी गना हो रहा है? कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से। तो मतलब आज तो नीतीश कुमार सदन में पिछली सारी कसर उन्होंने निकाल दी। पिछले आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार पर आरजेडी और विपक्ष के नेताओं ने बहुत तगड़े हमले किए, लेकिन आज राबड़ी देवी और नीतीश सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके बीच भी भिड़ंत हो गई। दरअसल राबड़ी देवी किसी हत्या के केस में जांच के लिए बोल रही थी और इसी दौरान अशोक चौधरी खड़े हो गए और लालू राज में हत्याओं की लिस्ट गिनाने लगे। और फिर क्या हुआ, एक बार जरा वो भी देखिए। आप फिरौती लेता है, आप फिरौती लेता है, अशोक चौधरी फिरौती लेता है, आपका परिवार फिरौती लेता है। आप कहता है न गए वाला गए, कांग्रेस में लूटे, कांग्रेस में भी लूटे, आपका बाप भी लूटे, सब पूरा हत्या उनका साथ में 2007 में हुआ है, 2007 में सरकार करवाया है, आप लोग करवाए, आप करवाए। मंत्री जी बोले, क्या बोले? रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर न बोले क्या आरजेडी के नेता हमारे बेटा के किडनैपिंग में फिरौती मांगने आए थे। तो बिहार में जब भी आरजेडी और सत्ता पक्ष या बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच जब इस तरह की खींचतान होती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तो जंगल राज वाला सवाल उठाता है। और वो जो जंगल राज का जो दौर था, जब बिहार के लोगों ने बहुत करीब से देखा कि किस तरीके से उस दौर में हत्याओं, अपहरण और नरसंहारों का दौर चला, और वो आज भी आरजेडी का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं वो आरोप। तेजस्वी यादव तमाम कोशिश कर रहे हैं कि वो एक प्रोग्रेसिव पार्टी के तौर पे अपनी पहचान बनाएं, लेकिन जंगल राज का वो दौर आज भी उनके साथ, जैसे बेताल पीठ पर सवार हो जाता था विक्रम के, उसी तरीके से उनके पीठ पर
चढ़ा हुआ। तो अब देश का मूड मीटर में चलते चलते चौंकाने वाला एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो असम के धुबरी जिले का है और इस वायरल वीडियो में आप एक विधायक का कारनामा देख रहे हैं। इतने तमतमाए हुए हैं विधायक जी कि एक शख्स को कैमरे के सामने ही पीटने लगे। बवाल काटने वाले विधायक का नाम है शमसुल हुदा। हुदा बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIDUF से धुबरी जिले के पूर्वी बिलासीपारा विधानसभा सीट से विधायक हैं। और वीडियो के बारे में जो जानकारी आई है वो ये है, वो भी सुनेंगे आपको हैरान हो जाएंगे, कि विधायक जी को एक पुल का शिलान्यास करना और इसी के लिए उनको बुलाया गया था। उनको पुल निर्माण से पहले लगाए जाने वाले शिलापट का उद्घाटन करना था और इसके लिए बाकायदे केले के 2 पौधों के बीच एक गुलाबी फीता लगाया गया। लेकिन विधायक जी इस बात पर भड़क गए कि शिलान्यास की रस्म के लिए लाल फीता क्यों नहीं। और वीडियो में देखा जा सकता है कि गुस्से में विधायक जी ने पास खड़े एक शख्स का गिरेबान पकड़ लिया, फिर उसे थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन उनका गुस्सा यहीं नहीं खत्म हुआ, उन्होंने शिलान्यास के लिए लगाए गए केले के दोनों पौधे भी उखाड़ दिए और उसे गधा की तरफ भांजने लग गए। देखिए जरा, विधायक जी ने जिस शख्स पर गुस्सा निकाला वो शख्स पुल का ठेकेदार का सहकर्मी बताया जा रहा है।